नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की बजट 2024-25 श्रृंखला में आपका स्वागत है। दरअसल बजट नाम से हमने ये नई श्रृंखला शुरू की है, जिसकी पहली कड़ी हम आपके सामने रख चुके हैं, जिसमें वस्तुतः बजट से जुड़े हुए आर्थिक पहलुओं को हमने कवर किया। और इस सीरीज के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम इसके राजनीतिक पहलुओं को कवर करें। दरअसल बजट क्या है? बजट किसी भी देश के वित्त को प्रबंधित तरीके से आगामी वर्ष में खर्च करने की एक योजना है। किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए वर्तमान को ठीक ढंग से प्रबंधित करने पर ही उसका भविष्य निर्भर करता है कि वो कितना अच्छा हो। इस लिहाज से भी वार्षिक वित्तीय विवरण तय किया जाता है, जिसको हम बजट के नाम से सामान्य बोलचाल की भाषा में जानते हैं। ये बजट किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी एक परिवार का हो सकता है, ये बजट किसी संस्था का हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये बजट हमारी सरकार का भी होता है और सरकार इसको हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत करती है। तो आगामी 1 फरवरी को ये बजट, जो कि अंतरिम बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, इस बजट के वजह से हम इसके राजनीतिक पहलुओं की चर्चा को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज के इस संदर्भ में हम इसके राजनीतिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बजट की जितने भी राजनीतिक एंगल हैं उसको हम किन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे, सबसे पहले उन बिंदुओं की हम चर्चा कर लें। तो बजट का एक परिचय, सामान्य परिचय, एक इतिहास, बजट कहां से आया, इसको जानने की कोशिश करेंगे। बजट पारित करने का क्या कारण होता है, बेसिकली बजट की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसको देखेंगे। फिर बजट पारित होने की प्रक्रिया क्या होती है, उस प्रक्रिया को हम समझेंगे कि किन चरणों से होकर यह गुजरता है। बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसके बाद उस पर आम बहस होती है, इस बहस को हम समझेंगे। फिर उसमें अगले चरण में विभागीय समितियों के द्वारा इस बहस की, जो भी जिन चीजों पर बहस हुई होती है, उन सारी चीजों पर विभागीय समितियां जांच करती हैं। उसके बाद अनुदान मांग पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक पर मतदान होता है, वित्त विधेयक पर होता है, और अंत में राष्ट्रपति की इस पर जब मुहर लगेगी, सहमति होगी, हस्ताक्षर होगा, तो ये बजट पारित मान लिया जाता है। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को इन बिंदुओं के अंतर्गत हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस संदर्भ को। बजट के अगर एक परिचय की बात की जाए तो भारतीय बजट की जो अवधारणा है, सबसे पहले अगर हम ये जानें कि ये अवधारणा आई कहां से, तो भारतीय बजट की अवधारणा भी आयातित है। वस्तुतः औपनिवेशिक काल हमारे ऊपर शासन किया, तो उसी औपनिवेशिक शासन का प्रभाव यहां पर भी दिखाई देता है। ब्रिटेन, वस्तुतः इंग्लैंड से ये धारणा आयातित हुई। कैसे हुई? अच्छा, वित्तीय वर्ष की जो अवधारणा है वो भी इंग्लैंड से ली गई। वित्तीय वर्ष क्या मतलब? जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो वर्तमान में अगर आप देखें तो अप्रैल से शुरू होकर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाता है, तो ये वित्तीय वर्ष जो है, जिस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जाता है, ये अवधारणा भी इंग्लैंड से लिया गया है। वस्तुतः अगर शाब्दिक रूप से देखा जाए तो वो कौन सा ऐसा शब्द है जिससे बजट निकला है, तो बजट शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करें तो फ्रेंच शब्द है बुगेट, और इसी बुगेट शब्द से इंग्लैंड में ये बजट आया। अब इंग्लैंड में आने से पूर्व भी उसका इतिहास रहा है। अगर उससे पहले जाएं तो केल्टिक शब्दावली थी, जिसमें इसको बोल्ग कहा जाता था। केल्टिक बेसिकली एक हिंद यूरोपीय भाषा है, जो कि आयरलैंड वाले क्षेत्र में बोली जाती है, अर्जेंटीना में भी बोली जाती है, तो वहां पर इसको बोल्ग कहा जाता था। फिर लैटिन में ये बुल्गा हो गया, लैटिन के बाद फ्रेंच में ही बुल्गा से फिर ये बोगवे होने लगा, और बोगवे से बुगेट हो गया। बुगेट ही इंग्लैंड ने ग्रहण किया, और इसी नाम के साथ इंग्लैंड ने जब बुगेट को ग्रहण किया, फिर वो भारत में इसी बुगेट से परिवर्तित होता हुआ बजट के रूप में आज हमारे सामने जाना जाता है। वस्तुतः इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री थे, 1773 की ये बात है, 1773 में, जिनका नाम था रॉबर्ट वालपोल। इन्होंने एक जो बुगेट है, या जो हम कह सकते हैं, वहां पर तात्कालिक रूप से जिस शब्द के माध्यम से ये इस्तेमाल कर रहे थे, पहली बार वो एक चमड़े का थैला था, एक चमड़े का बैग था, उसमें कुछ पत्र थे, उसमें कुछ कागजात थे, तो ये उसी में लेकर पहली बार आए। और पहली बार जब ये आए जनता के सामने, तो उन्होंने जो धनी लोगों पर लगने वाला कर था, उससे जनता के ऊपर लगने वाले कर उस कागजात के माध्यम से बताए गए कि अब ये कर जनता के ऊपर भी लगाए जाएंगे। तो पहली जो छवि थी इस बुगेट की या बजट की, ये बहुत अच्छी नहीं थी, इसको दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल किया गया। कालांतर में आप देखेंगे आजकल धीरे धीरे आय व्यय के ब्यौरे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाने लगा, और वर्तमान समय में तो हम इसको आम बोलचाल की भाषा में भी एक व्यक्ति से लेके, एक संस्था से लेके, एक समाज से लेके, एक देश के बजट तक इसको देखते हैं। तो इसके उत्पत्ति की जो बात है, तो हम कह सकते हैं कि लैटिन के बुल्गा से निकला, फिर बुगेट का सफर तय करते हुए बजट तक ये पहुंचता है। संविधान में अगर बात की जाए तो क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं उल्लेख है।
बजट शब्द कहीं भी आपको संविधान में दिखाई नहीं देगा। हाँ, ये जरूर है कि अनुच्छेद 112 में इसके लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात वार्षिक, अगर हिंदी इसके तर्जुमे की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से यह हमको दिखाई देगा। बेसिकली क्या है वार्षिक वित्तीय विवरण? नाम से ही स्पष्ट है, आय व्यय का विवरण, अर्थात पूरे वर्ष के आय और व्यय के विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष क्या है? तो वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाता है, इस पूरे वर्ष के दौरान जो अनुमानित प्राप्तियां हैं कि कितनी हमें प्राप्ति होगी, किस किस मद से, और कितना हमारा खर्च होगा। वस्तुतः क्या होता है, हमारे घर में अगर उदाहरण ले हम देखें तो हमारे घर में इनकम के जो स्रोत हैं और कहां कहां हमको खर्च करना है, हमको इतने का दूध खरीदना है, इतने का हमको अमुक शुल्क अदा करना है, इतने का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो अलग अलग मदों पर जहां पर पैसा खर्च होना है और कहां कहां से पैसा आना है, उन सारी चीजों को जोड़ के एक ब्यौरा तैयार करना, मोटा मोटी बजट यही चीज है। तो देश में भी जहां जहां से आय होने वाली है और जिन जिन मदों में खर्च होना है, इन सारे का ब्यौरा तैयार करके कि अमुक मद में इतनी राशि आवंटित की जा रही है, अमुक मद में इतनी राशि आवंटित की जा रही है, इसी को हम बजट के रूप में जानते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 111 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, के शब्द के रूप में संदर्भित किया गया है, वर्णित किया गया है। अब देखिए बजट पारित करने का क्या कारण है? तो बजट पारित करने का कुछ न कुछ कारण तो होगा ही, क्यों पारित किया जाता है? तो एक सामान्य समझ यही है कि पूरे वित्त को ठीक से प्रबंधित करने के लिए। लेकिन इसको थोड़ा सा हम संवैधानिक भाषा में देखें तो देखिए शक्ति के संतुलन के लिए भी आवश्यक है। कैसे? तो जो कार्यकारी और विधायी दोनों शाखाओं के बीच में शक्ति के संतुलन के लिए इस बजट को पेश किया जाता है, ताकि दोनों के माध्यम से, अब देखिए निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनता उनको चुन के भेजती है। अब देखिए बजट जहां प्रस्तुत किया जाता है और जहां पर उसकी स्वीकृति मिलती है, ये दोनों ही लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। लोकतंत्र में ये कहा जाता है, जैसे अरस्तु ने 3 तरह का संविधान बताया, तो उसमें जो लोकतांत्रिक संविधान है उसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जो जनता का पैसा है उसकी स्वामी भी जनता ही है, तो जनता के लिए, जनता के हित में खर्च होना चाहिए। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जो लोकतंत्र में जो वित्तीय संसाधन है उसको आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो स्वीकृति होगी उसको जन स्वीकृति के रूप में रूपांतरित करने के लिए क्या किया जाता है, उसको जो सरकार है, सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा चुनी जाती है। और जो उसको स्वीकृति देगा संसद, उसका निर्माण किससे होता है? तो जनता से ही होता है। तो इस प्रकार इसको एक जन स्वीकृति प्रदान करने का माध्यम है बजट। तो यहां पर आप देखिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता की ओर से वित्तीय निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति देता है बजट। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही भी तय होती है। वाद विवाद और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है, क्योंकि जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसमें ये जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो संसद में इस पर बहस करते हैं। तो वाद विवाद के लिए जो लोकतंत्र का हम कहें कि एक यहां पर हमको दिखाई देता है प्रदर्शन, लोकतांत्रिक जन जो स्वीकृति है उसको प्रदान करने के लिए यहां पर एक बहस होती है। कानूनी आवश्यकताएं भी इसके लिए हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व, अब देखिए सरकार वित्तीय निर्णयों को उचित ठहराती है, सरकार की भी जवाबदेही तय होती है। तो इस तरह से हम देखें राजकोषीय उत्तरदायित्व भी तय होता है। और सार्वजनिक विश्वास भी लोगों का बनता है जब हर तरीके से, पारदर्शी तरीके से ये चीजें यहां पर तय होती हैं। संसद को शामिल करने से क्या होता है? वैधता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रदर्शन करके इससे जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की जाती है, इसको जन स्वीकृति में रूपांतरित करने का प्रयास करता है। तो बजट इन्हीं कारणों से इस तरीके से यहां पर पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अब बजट पारित होने की प्रक्रिया को हमको समझना है कि वो प्रक्रिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले कोई भी कार्य करना होता है, बड़ा कार्य, तो उसके लिए एक तारीख तय की जाती है। ऐसा नहीं कि वो कभी भी हो सकता है। जहां तक इसके तारीख की बात है तो आप देखेंगे तारीख पर जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा यह तय किया गया है, इसमें राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्री परिषद होती है उसी की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो संसद अप्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर संसद की अनुमति भी होती है। तो उसके हिसाब से एक तारीख तय होती है। आजकल अगर इस तारीख की बात करें तो 1 फरवरी वो तय दिन होता है, फरवरी का पहला दिन। पहले ये तारीख कुछ और हुआ करती थी, पहले फरवरी के आखिरी तारीख में अर्थात 28 या 29 जिस महीने की होती थी, अमूमन 28 तारीख को बजट पेश किया जाता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं 2017 के बाद से 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। 2017 में यह परिवर्तन किया गया। अब देखिए
ये जो परंपरा है ये काफी पुरानी थी, 1867 से ये परंपरा चली आ रही थी और लगभग 2017 में जब ये परिवर्तन हुआ तो 150 वर्षों की परंपरा पर विराम लगा यहाँ पर। अब देखिए इसी समय एक और नई बात देखने को मिली। पहले रेल बजट और सामान्य बजट जो है वो अलग अलग था। 1924 से ही एक वर्थ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसको अलग अलग किया गया था, लेकिन 2017 के बाद से ही रेल बजट और सामान्य बजट को फिर से एक साथ प्रस्तुत किया जाना शुरू हो गया। तो ये परिवर्तन कुछ हुए। पहले बजट की अगर बात करें तो लियाकत अली खान ने प्रस्तुत किया था, यह भी अंतरिम बजट ही था, और मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 बार बजट प्रस्तुत किए। तो ये कुछ तथ्य हैं, इनको भी आप याद रखें। मेन बात है बजट पारित होने की प्रक्रिया। तिथि निर्धारित हो गई, उसके बाद संसद में जब बजट प्रस्तुत होगा तो उसके 6 चरण होंगे। एक तो प्रस्तुतिकरण उसका होगा, उसके बाद जब वो बजट प्रस्तुत किया जाएगा कुछ प्रमुख दस्तावेजों के साथ। जो दस्तावेज तैयार होते हैं, तो एक चीज और है, दस्तावेज तैयार होने की प्रक्रिया में ही हलवा बनता है और एक हलवा सेरेमनी होती है। अमूमन भारतीय परंपरा में ये एक प्रचलन है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मीठा खा के उसकी शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पर हलवा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके जो कर्मचारी है, अधिकारीगण हैं, वो लोग वहां पर खाते हैं और उसके बाद वहीं से वो डॉक्यूमेंटेशन का कार्यक्रम शुरू होता है। जब वो कागजी कार्रवाई पूर्ण हो जाती है तो वहां से ये बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस पर आम बहस होगी दूसरे चरण में। तीसरे चरण में फिर बहस के बाद जो विभागीय समितियां होंगी, कुछ दिन का वहां पर विराम होता है और विभागीय समितियां फिर उसकी जांच करती हैं। उसके बाद यहाँ पर अनुदान मांग जो होती है, जो मांग होगी उस पर मतदान होगा। उसके बाद विनियोग विधेयक पर मतदान होगा और वित्त विधेयक पर मतदान होगा और अंत में राष्ट्रपति द्वारा इस पर सहमति के बाद यह बजट पूर्ण रूप से सामने आ जाएगा। तो ये इसके चरण होते हैं। अब पहले चरण की अगर बात करें तो बजट का प्रस्तुतिकरण। अब देखिए प्रस्तुतिकरण की जहां तक बात है तो इसका प्रस्तुतिकरण कौन करेगा? तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, इस समय की अगर बात करें तो जैसे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी शुरुआत ही होती है बजट भाषण से। अर्थात बजट भाषण क्या है? तो बजट प्रस्तुत करते समय जो वित्त मंत्री के द्वारा भाषण दिया जाता है उसको बजट भाषण कहा जाता है। और ये लोकसभा में वित्त मंत्री जो होंगी सरकार की, उनके द्वारा दिया जाएगा। अब क्या होगा इसमें? तो जो राजकोषीय नीतियां हैं, जो भी प्राथमिकताएं हैं सरकार की और जो प्रमुख प्रस्ताव हैं, इन सारे बातों के आधार पर इन्हीं बातों को रेखांकित करते हुए ये पूरा का पूरा बजट भाषण तैयार किया जाता है और ये वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है। अब देखेंगे आमतौर पर इस भाषण के 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है? पहला भाग जो होता है सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण या अर्थव्यवस्था की स्थिति को बयां करता है और दूसरा जो भाग होता है वो कराधान प्रस्तावों से संबंधित होता है। कराधान का मतलब कि टैक्सेशन, टैक्स से संबंधित होता है। लोकसभा में जब भाषण होगा उसके बाद जो है बजट की प्रस्तुति होगी और बजट की प्रस्तुति जब लोकसभा में हो जाएगी उसके बाद फिर इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये आपका बजट का प्रस्तुतिकरण है, ये पहला चरण है। इसके बाद आप देखिए संसद में जो प्रस्तुत बजट होते हैं उसमें कौन कौन से दस्तावेज होते हैं। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उन दस्तावेजों में कुछ प्रमुख चीजें होती हैं। एक तो बजट का भाषण उसमें सम्मिलित होता है। इसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से पूरी की पूरी जो है उसमें कागजात होंगे। अब वार्षिक वित्तीय विवरण की जहां तक बात है तो अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन मिलता है। और क्या होता है वार्षिक वित्तीय विवरण? तो राष्ट्रपति को वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने का आदेश 112 देता है। इसी के तहत यह विवरण इसमें सम्मिलित होता है, जो कागजात, जो दस्तावेज इसमें शामिल होते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरी बात क्या होती है? अनुदान मांग, अर्थात डिमांड फॉर ग्रांट्स। देखिए अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं उनके द्वारा अपने कामकाज को बिना पैसे के तो संचालित होंगे नहीं, तो उनके द्वारा कुछ डिमांड की जाती है। तो मंत्रालयवार जो प्रावधान है उनको दर्शाने वाली मांगों की एक पुस्तक होती है। अब हर मंत्रालय द्वारा जो मांग होगी उसको संकलित करके एक पुस्तक के रूप में वहां पर वो भी सबमिट किया जाता है। मंत्रालय के प्रत्येक विभाग और सेवा के लिए एक अलग अलग मांग होती है, तो सबको सम्मिलित रूप से वहां पर शामिल किया जाता है। चौथी चीज क्या होगी इसमें? विनियोग विधेयक होगा, एप्रोप्रिएशन बिल होगा। अब देखिए जो सारे मंत्रालय हैं वो क्या करेंगे? अपनी मांग करेंगे अपने अपने जरूरत के हिसाब से कि हमको अमुक राशि चाहिए, हमको अमुक राशि चाहिए। तो उन मांगों को, स्वीकृत मांगों को संचित निधि से पैसा निकालेंगे तभी तो उनको देंगे। तो संचित निधि से पैसा निकाल के उनको देने के लिए विनियोग विधेयक अर्थात एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, तो वो भी वहां पर रखा जाता है। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक क्या है भाई? तो फाइनेंस बिल है। तो सरकार द्वारा जो भी प्रस्तावित कराधान होते हैं, अगर सरकार कोई नया टैक्स लगाना चाहती है तो उनके उपायों से यह संबंधित होता है। अब बजट पेश होने के तुरंत बाद इसको भी पेश किया जाता है, तो इसको भी सबमिट करते हैं। इसके अलावा FRBM एक्ट अर्थात फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट
ये बाद में आया है। इसके आधार पर भी कुछ दस्तावेज होते हैं, जो राजकोषीय नीति हो गई, रणनीतिक विवरण हो गए, कुछ व्यय बजट हो गए, प्राप्ति बजट हो गए, ये अन्य दस्तावेज भी होते हैं जो इस एक्ट के तहत सम्मिलित किए जाते हैं, इसको भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले यहां पर सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, दूसरे चरण में आम बहस होगी। प्रस्तुतिकरण के बाद जो प्रक्रिया आती है वो आम बहस की होती है। अब यहां से बहस शुरू होगी। बहस में क्या होगा, बजट को प्रस्तुतिकरण करने के कुछ दिन बाद तक ये बहस 4-5 दिनों तक चलती है और समग्र रूप से, पूर्ण रूप से क्या होगा, लोकसभा में जो बजट होती है उसमें एक प्रारंभिक चर्चा, सामान्य प्रारंभिक चर्चा शुरू होती है। ये चर्चा देखिए दो तरह की हो सकती है। ये चर्चा पूरे बजट के सारे पहलुओं पर भी हो सकती है, समग्र रूप से भी हो सकती है और आंशिक रूप से भी हो सकती है। आंशिक भाग पर भी चर्चा हो सकती है। बजट की व्यापक रूपरेखा और उसमें अंतर्निहित जो सिद्धांत हैं, वो सारे सिद्धांतों पर, क्या उसकी रूपरेखा है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उन सारे पहलुओं पर चर्चा होगी, उन सारे नीतियों पर चर्चा होगी और इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी किए जाएंगे। बहुत सारी जो आपत्तियां होंगी, आपत्तियों को उठाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उस सबके सामने संसद में, लोकसभा में इस पर एक आम बहस में इसको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा और वित्त मंत्री इसके लिए जवाबदेह होती हैं। जो प्रश्न और चिंताएं होती हैं, उन प्रश्नों और चिंताओं का जवाब भी ये देती हैं बाद में। तो बहस की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है और जब बहस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो तीसरे चरण में हम आएंगे, विभागीय समितियों द्वारा जांच। अब देखिए यह प्रक्रिया कब से शुरू हुई, तो 1993 से यह प्रक्रिया शुरू हुई। 2004 में इसको और विस्तृत कर दिया गया। आम बहस जब पूर्ण हो जाएगी तो बहस के बाद सदन जो होगा वो कुछ दिनों के लिए, 3 से 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है। सदन के स्थगन के दौरान ही क्या होगा, इसमें इस अंतराल में, जो ये अंतराल होता है, इस अंतराल में जो स्थायी समितियां होती हैं, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि स्थायी समितियों की संख्या कितनी है। इन स्थायी समितियों के द्वारा ही जो अनुदान मांगे यहां पर की गई हैं या अन्य जो चीजें हैं उनकी जांच होती है। उन जांचों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और इस रिपोर्ट को स्थायी समितियों की रिपोर्ट को सदन में फिर ये प्रस्तुत किया जाएगा। तो तीसरा चरण जो है वो विभागीय समितियों द्वारा जांच है। इस जांच के आधार पर निष्कर्ष के रूप में एक रिपोर्ट निकलेगी और इस रिपोर्ट को, जो कि स्थायी समितियों द्वारा तैयार की गई है, उसके आधार पर सदन में फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। अब चौथे नंबर पर जो बात होगी वो है अनुदान की मांगों पर मतदान। अब देखिए अनुदान की मांगों पर मतदान का मतलब क्या है, तो जो अनुदान की मांगे हैं उस पर चर्चा और मतदान के लिए समय का निर्धारण होता है। अब सदन के नेता जो हैं उनके परामर्श से इस समय कौन निर्धारित करेगा, तो सदन के नेता अगर लोकसभा में बात की जाए कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह आवंटित किया जाएगा समय, और उसमें क्या होगा कि सदन जो है मंत्रालयवार, अर्थात हर मंत्रालय के अनुसार यहां पर अनुदान मांगों पर चर्चा करेगा और मतदान के लिए फिर आगे बढ़ेगा। अर्थात अलग अलग मंत्रालयों की जो डिमांड होती है, उनकी जो मांगे होती हैं, उन मांगों पर विचार विमर्श चर्चा के उपरांत फिर उस पर मतदान के लिए अब आगे बढ़ेगा। इस प्रक्रिया का वर्णन अगर कहाँ है तो अनुच्छेद 113(2) में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 113 के तहत ही लोकसभा को अनुदान की मांग पर अपनी सहमति देने या अस्वीकार करने की शक्ति है। अब देखिए ये लोकसभा की विशिष्ट शक्ति, आप ध्यान देंगे, वो मांग में निर्दिष्ट राशि को कम भी कर सकता है। अर्थात जो डिमांड की गई है वो लोकसभा की विशेष शक्ति है कि उस मांग को, अगर आपने कहा कि हमको 100 रुपए चाहिए, तो लोकसभा को यह विशेष शक्ति है कि उस मांग को, जो निर्दिष्ट राशि है, उस राशि को कम कर सकता है। 100 रुपए को 80 रुपए कर सकता है। तो यहां पर यह प्रक्रिया होगी। तो अनुदान के लिए जो मतदान होता है उसमें लोकसभा की विशेष शक्ति है, यह बात स्पष्ट इस बात से होती है। और प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान होगा, बहस होगा। संसद जो सदस्य हैं वो अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव भी ला सकते हैं। अब ये कटौती प्रस्ताव क्या होता है, तो कटौती प्रस्ताव अलग अलग तरीके से जो संसद सदस्य हैं वो लाते हैं। ये 3 तरह का होता है। क्या होता है, पहला होता है नीति कटौती, दूसरा आर्थिक कटौती और तीसरा सांकेतिक कटौती। नीति कटौती क्या है, नीति का मतलब है कि जो भी नीति है आपकी, जो आपने पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी पे ही प्रश्न चिन्ह उठ गया और हमने उस पर सवाल उठाते हुए, जैसे आपने किसी कल्याणकारी योजना के लिए मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए, तो हमने आपकी पॉलिसी पे ही सवाल उठाते हुए आपके उस 1 करोड़ के आवंटन को ही चुनौती दे दी, तो इसको कहते हैं नीति कटौती। दूसरा है आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती क्या है, तो ये एक विशिष्ट कटौती की मांग है। जैसे मान लीजिए आपने किसी
किसी चीज के लिए आवंटित किया 10 करोड़ रुपए, और उस पे हमने कहा इस 10 करोड़ का जो बजट आपने आवंटित किया है उसको 2 करोड़ रुपया कम कर दिया जाए, तो ये कहा जाता है आर्थिक कटौती। मतलब एक राशि को कम करने की बात की जाती है कि इतनी राशि कम कर दी जाए। और एक होता है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती जो होता है वो नाम मात्र राशि में वो प्रतीकात्मक कमी की जाती है। जैसे 100 करोड़ का मान लीजिए कोई बजट आवंटन हुआ और उसमें हमने कहा कि उसको कम करके 1 रुपए कर दिया। ये 1 रुपए एक कम करके दर्शाया जाता है कि हम प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से कटौती करके इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो ये 3 तरह की कटौतियां हैं, एक तरह से 3 तरह की आपत्तियां हैं, ये की जा सकती हैं। अनुदान मतदान जो होता है उसमें लोकसभा में आप ध्यान रखिएगा कि उस पर चर्चा भी हो सकती है और मतदान भी हो सकता है। लेकिन जब यही राज्यसभा की बात आएगी तो राज्यसभा में इस पर केवल चर्चा तो हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती है। तो यहां पर लोकसभा की विशेष शक्ति स्पष्ट होती है अनुदान मांगों के संदर्भ में। अब देखिए, आवंटित दिनों के जो अंतिम दिन होते हैं उस लास्ट डे में क्या होगा, जो स्पीकर होंगे वो जितने भी बहुत सी ऐसी मांगे होती हैं जो लंबित होती हैं, जिस पर किसी कारण से चर्चा नहीं हो पाती है या छूट गई मांगे होती हैं, तो इन सारी मांगों पर जिस पर चर्चा नहीं हो पाती है, ये मान लिया जाता है कि इस पर चर्चा हो गई और वित्तीय प्रक्रिया को तेजी से निपटाने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए जितनी भी लंबित मांगे होती हैं, जो छूटी हुई होती हैं, तो सदन में मतदान के लिए उसको रख दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि इस पर चर्चा हो गई है। और जो चाहे भले उस पर चर्चा हुई हो या ना हुई हो, विधेयक के जो अविचारित खंड होते हैं, अविचारित मतलब जिस पर विचार नहीं किया गया, जिस पर चर्चा नहीं की गई, अविचारित खंडों पर एक ही बार में मतदान हो जाता है। और लोकप्रिय रूप से इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को हम गिलोटिन के नाम से जानते हैं। कई बार परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। तो जिन पर बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रख दिया जाता है, उन अनुदान मांगों को एक ही बार में रखना, ये गिलोटिन प्रक्रिया के रूप में इसको जाना जाता है। अगले चरण की अगर बात करें तो अगला चरण है विनियोग विधेयक का पारित होना। देखिए, जो विनियोग विधेयक क्या है, तो जो सारे मंत्रालयों की डिमांड होती है, हर मंत्रालय को अपना खर्च चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो हर मंत्रालय अपनी डिमांड करता है। तो सारे मंत्रालयों की मांगों के आधार पर मांगे जो स्वीकृत होती हैं, तो इन स्वीकृत मांगों को अब कैसे पूरा किया जाएगा, तो उसके लिए संचित निधि से पैसा निकालना पड़ेगा। तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, उसके लिए हम ऐसे ही पैसा नहीं निकाल लेंगे, उसके लिए एक विधि सम्मत प्रक्रिया बनाई गई है, कानूनी प्रक्रिया बनाई गई है। तो उसके लिए विधि सम्मत जो विनियोग, उसके बिना हम धन की निकासी नहीं कर सकते, अर्थात एक नियत प्रक्रिया के तहत ही धन की निकासी कर सकते हैं। इसीलिए जो निधि है उससे विनियोग के लिए जो धन निकाला जाएगा, तो उसके लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको विनियोग विधेयक कहा जाता है। अर्थात संचित निधि से विनियोग के लिए राशि के निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको विनियोग विधेयक कहते हैं। और अब क्या होगा, बजट प्रस्तावों पर सामान्य चर्चा और अनुदान की मांगों पर मतदान होगा, और जब पूरा हो जाएगा तो सरकार विनियोग विधेयक को पेश करती है। अब यहां पर इस विनियोग विधेयक में क्या होगा कि हमको इसी के माध्यम से संचित निधि से पैसा निकलेगा और उसको हम अलग अलग मंत्रालयों को आवंटित करते हैं। इसे सरकार को भारत की समेकित निधि से व्यय करने का अधिकार देने के लिए पेश किया गया है। और इस बिल को पारित करने की प्रक्रिया कैसी होती है, तो जो मनी बिल को जिस तरह से पारित किया जाता है, सेम वही प्रक्रिया यहां भी अपना ली जाती है। विनियोग विधेयक अब यहां से पारित अगर हो जाएगा तो एक विधेयक होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में क्या होता है, तो जितने कराधान होते हैं, कराधान का मतलब सरकार धन को प्राप्त करने के लिए टैक्स लगाती है। प्रत्यक्ष कर भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष कर भी हो सकते हैं। जैसे जीएसटी कैसा कर है, कमेंट करके बताएं आप। इनकम टैक्स कैसा कर है, कमेंट करके बताएं आप, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष। तो इन करों के माध्यम से सरकार, अब मान लीजिए सरकार को कोई नया कर लगाना है, तो उसके लिए भी सरकार यूं ही नया कर नहीं लगा देगी, जनता के ऊपर कर लगेगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सहमति के बगैर ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए एक विधेयक लाया जाता है जिसको वित्त विधेयक कहते हैं। तो उस वर्ष के जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात करेंगे, वहां पर वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए इस विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाता है, अर्थात लाया जाता है। इसमें क्या होगा, विनियोग विधेयक के विपरीत जो संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। अब देखिए, विनियोग विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन नहीं प्रस्तावित था, यहाँ पर संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है, ये एक अंतर होता है। और वित्त विधेयक में टैक्सेशन या कराधान का प्रस्ताव सम्मिलित होता है। कर कानूनों में बदलाव और अन्य वित्तीय प्रावधान के लिए संसदीय स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इसलिए संसदीय स्वीकृति के मद्देनजर रखते हुए वित्त विधेयक को यहां लाया जाता है और आम बजट पेश होने के तुरंत बाद लोकसभा में इसको पेश कर दिया जाता है। विनियोग विधेयक जब पारित हो जाएगा
तो यहाँ पर इस पर मतदान होगा, मतदान के बाद पारित हो जाएगा। तो इसके बाद ये आप जानते हैं कि अनुच्छेद 110 के तहत जो वित्त विधेयक है उसको धन विधेयक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। यहां से वित्त विधेयक पे मतदान के बाद ये भी जब पारित हो जाएगा तो अंत में प्रक्रिया बचती है, वो बचती है राष्ट्रपति के सहमति की। अब यहाँ पर ये सारे जितने भी विधेयक हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, इस संसदीय अनुमोदन जब वहां से हो जाता है, इसके बाद वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक सहित सब पूरे बजट को कानून के रूप में समेकित करने के लिए, कानून के रूप में परिणत करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति की सहमति अगर नहीं मिली इसको तो कानून नहीं बन सकता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति की सहमति की यहाँ पर आवश्यकता होती है। इस प्रकार जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति बनती है, बजट का जो संवैधानिक पहलू होता है वो पूर्ण हो जाता है और एक बजट पूरे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। और इस बजट के माध्यम से एक सरकार अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपनी अलग अलग योजनाओं को चलाने के लिए, सारी चीजों के निर्धारण के लिए अगर कोई नया करारोपण करती है, उसके लिए सारे प्रोविजन को कानूनी अमलजामा पहना के हमारे सामने प्रस्तुत करती है और उसके बाद पूरे वर्ष में उसके अनुसार व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। अंत में हम आते हैं आज की परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का अभ्यास प्रश्न है कि किस वर्ष से पृथक रेल बजट की प्रथा समाप्त कर दी गई। आपके सामने ऑप्शन है 2016, 2017, 2020 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आज का संदर्भ आपको समझ में आया होगा। इस सवाल का जवाब आप जरूर सही देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।